हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज की क्लास से हम शुरू करेंगे हरियाणा में आए हुए जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं या जो हम सीईटी की प्रिपरेशन करते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना है तो हम सभी को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ साथ आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बताऊँगी सबको नोट करते चलिएगा। इसके अलावा अगर आपको टॉपिक्स कवर करने हैं तो जो है आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाकर वहाँ से भी साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और जो वन लाइनर या जो ये एमसीक्यू की सीरीज़ है ये आपको यहाँ से कवर करनी होगी। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया, तो याद रखना 1930 में दिया था। कब दिया था? 1930 में। इन्होंने जो था प्रकाश के क्षेत्र में, मतलब लाइट का जो फील्ड है इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था। ठीक है ना, किसमें? प्रकाश के क्षेत्र में इन्होंने जो था एक खोज करी थी, किसके? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसके बारे में बताया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। स्कैटरिंग मतलब कि प्रकीर्णन का क्या मतलब है? जैसे कोई भी एक प्रकाश की किरण आती है तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी धूल कण हैं जब इनसे होकर गुजरेगी तो प्रकाश जो है वो क्या होता है? बिखर जाता है। तो उसी को ही आप क्या बोलते हो? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है बोलते हो। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से दो तीन और अच्छे क्वेश्चन याद रखना। जैसे आपका आसमान का नीला रंग किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। गहरे पानी का जो नीला रंग है वो किसकी वजह से होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। जो खतरे का रंग होता है वो लाल ही क्यों होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चंद्रमा से देखने पर जो आपका आसमान का रंग है वो काला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। और प्रकीर्णन होने के लिए एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। एक और अच्छा क्वेश्चन आता है कि सुबह या शाम के टाइम जो आसमान का रंग है वो हल्का लाल क्यों दिखाई देता है? यही रीज़न आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। बाकी आपको ये सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं। इसके बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी है, आप सर्च कीजिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ से वहाँ से जो है आप ये सारे पॉइंट्स लिखना। ठीक है, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखना कि सीवी रमन के ही नाम पर हर साल जो है क्या मनाया जाता है? साइंस डे आपका मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? साइंस डे आपका मनाया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विज्ञान दिवस या फिर साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, साइंस डे कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, कि वाहनों का जो अग्रदीप है, मतलब कि जो आगे हेडलाइट होती है ना, उसमें किस प्रकार के दर्पण का आप प्रयोग करते हो? तो याद रखना जो भी वाहनों के आगे हेडलाइट है उसमें हम जो है कनकेव मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। देखो ये तो हेडलाइट के बारे में बताया, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण से एक दो क्वेश्चन और याद रखना। जैसे देखो जो शेविंग मिरर हो जाता है, शेविंग मिरर है ना, उसमें भी किसका प्रयोग करते हो? अवतल दर्पण का। जो ये डॉक्टर होते हैं, आँख नाक कान, ये जो गले के डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे बांध के रखते हैं ना, वो लाइट सी है ना। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, कौन सा बोला? ईएनटी स्पेशलिस्ट, मतलब आईज आपका सॉरी ईयर नोज और थ्रोट। तो इसके जो होते हैं जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, आँख नाक कान, जो ये गले वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं, मतलब जहाँ भी ना आपको चीज़ों को जूम करके देखना है, चीज़ों को जो है बड़ा करके देखना है, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करोगे। इसके अलावा जैसे सोलर पैनल या जो सोलर कुकर वगैरह हो गया, उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं हम? अवतल दर्पण का। तो याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है, देखो
पश्य दृश्य दर्पण मतलब कि जो वाहनों में साइड मिरर लगा हुआ होता है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हो, तो याद रखना उसमें प्रयोग करते हो उत्तल दर्पण का। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे आपको चीज़ों को मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही उसमें आ जाएं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हो, कॉन्वेक्स मिरर, या इसको कह देते हो साइड मिरर का। साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर, और जो आगे वाली जो हेडलाइट है उसमें आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। और एक जो जिसमें हम मतलब जिसमें जो हम सुबह जैसे उठते ही अपनी शक्ल देखते हैं वो कौन सा मिरर होता है, तो वो भी याद रखना कौन सा हो जाएगा आपका, प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण। कौन सा हो जाता है, प्लेन मिरर या फिर आपका समतल दर्पण, सिंपल जो हमारा लुकिंग ग्लास मिरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को मतलब कि वाइट लाइट को आपको अलग अलग रंगों में बिखेरना है, तो आप किसका प्रयोग करते हो, तो याद रखना हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का जो है प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का। वाइट लाइट को अलग अलग रंगों में जो बिखेर देती है वो क्या होती है, प्रिज्म। आपको पता है ना, ऐसे करके जैसे एक थोड़ा ना ट्रायंगुलर शेप में होता है, 3D शेप में होता है प्रिज्म, इस तरीके से एक कोई भी वाइट लाइट आती है वो आपका 7 कलर्स में बिखर जाती है, आपका विबग्योर किस में बदल जाती है, विबग्योर में। ये जो वॉयलेट कलर है, बैंगनी रंग, ये सबसे ज़्यादा जल्दी बिखरता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा डेविएशन, बिखरने की क्षमता इसी की हो जाएगी, ज़्यादा डेविएशन। और सबसे कम डेविएशन किसका हो जाएगा, आपका रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ से, निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन की वजह से जो पौधों में फ्लावर्स है, फूल है, वो खिलते हैं, तो याद रखना फ्लोरीजेंस। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्लोरीजेंस। इस फ्लोरीजेंस हार्मोन की वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, फूल खिलते हैं। फूलों से एक बढ़िया क्वेश्चन याद रखना, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मैंने पहले भी एक क्लास में बताया था। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। देखो अगर आप ऑनेस्टली अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो जो भी मैं रिपीटेड क्वेश्चन बोलती हूँ ना, उसके आंसर आपको पहले आने चाहिए। अगर आपने पहले कोई लेक्चर देखा है या ऐसा कोई रिपीटेड क्वेश्चन आया है, अगर आप उसका आंसर दे पा रहे हो ना, तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना। अगर रिपीट क्वेश्चन का भी आंसर आप नहीं दे पा रहे तो मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत की जो है ज़रूरत है, ठीक है। चलो तो देखो, फ्लोरीजेंस मैंने बोला फूलों का अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन क्या हो जाता है, एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ा फूल कौन सा है ये भी बताया था, रेफ्लेशिया, और सबसे छोटा फूल कौन सा हो जाएगा, वोल्फिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे मैं 2-3 और ऑप्शन के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे ये लिखे देखो एथिलीन, तो एथिलीन से आप याद रखना कि पौधों में पाया जाने वाला जो गैसीय हार्मोन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एथिलीन जो पौधों में, लिखेंगे इसको, पौधों में पाया जाने वाला, पौधों में पाया जाने वाला जो गैसीय हार्मोन है ना, उसी को ही क्या बोला जाता है, आपका एथिलीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एथिलीन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे लिखा है देखो जाइलम, एक लिखा है फ्लोएम। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ से। जाइलम से याद रखना कि पेड़ पौधों में जो पानी वगैरह पहुंचाता है वो कौन सा उत्तक होता है, लिखेंगे इसको। जो भी पेड़ पौधों में पानी या फिर कोई भी मिनरल पहुंचाने का काम करता है उसको आप बोलते हो जाइलम। क्या बोलते हो, जाइलम, जो पानी पहुंचाने का काम करेगा। और जो फूड या मतलब कि खनिज पदार्थ या फिर मिनरल वगैरह पहुंचाने का काम करता है उसको आप कहते हो फ्लोएम। क्या बोलते हो, फ्लोएम। तो ये 2 तरह के उत्तक हैं जो आपको याद रखने, एक तो जाइलम जो पेड़ पौधों में पानी का संवहन करता है, और एक आपका फ्लोएम जो पेड़
पौधों में आपका किसका संवहन करता है, फूड या फिर मिनरल का संवहन करता है। और इन दोनों ऊतकों को क्या कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, वस्क्यूलर टिश्यू या फिर संवहन ऊतक। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों को कंबाइंड क्या कहा जाता है, वस्क्यूलर टिश्यू या फिर आपका संवहन ऊतक। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती। तो पहले तो ना देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। वो कहते हैं कि कौन सी मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को नहीं बनाती। तो याद रखना, मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाया था, आप ये HSSC प्रीवियस ईयर की क्लास नंबर 12 देखना, उसमें मैंने पूरा का पूरा आपको आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में कराया है। वो लेक्चर आप कवर कर लेना, केमिस्ट्री का आपका एक अच्छा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा, है ना, क्लास नंबर 12। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि हाइड्रोजन पैदा नहीं करती, तो जो हमारी एल्कली मेटल्स होती है ना, मतलब कि क्षारीय धातु होती है, कौन सी होती हैं, जो एल्कली मेटल्स होती हैं, मतलब कि अक्षारीय धातु होती हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी वो सबसे पहले वाले उसमें पीरियड में आएगी, जैसे हमने ट्रिक से याद करा था, हेलिना की रब से फरियाद करा था ना, इस तरीके से देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा था, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे लिखा था। H मतलब आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका लिथियम, Na से आपका सोडियम, K आपका पोटाशियम, Rb आपका रुबिडियम, Cs हो जाता है सीजियम, और Fr था हमारा फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये जो पहले ग्रुप की हैं ये हमारी किस जो पहले पीरियड की हैं ये किस कैटेगरी में आती है, या पहले ग्रुप, ये ग्रुप भी पहले आपका NS1 ग्रुप किस में आती है, आपकी क्षारीय धातु में जो है आती हैं। तो जो भी क्षारीय धातु में आती हैं उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करती है, या फिर वो जो धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को पैदा करता है। तो इसमें देखो आपका लिथियम भी आ रहा है, आपका Na मतलब कि सोडियम भी आ रहा है, K मतलब आपका पोटाशियम भी आ रहा है। ये तीनों तो होगी क्षारीय धातु, तो ये तो जल के साथ रिएक्ट करेंगी ही करेंगी। तो बची कौन सी, हमारी कैडमियम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका कि जो कैडमियम है, जो कि क्षारीय धातु एल्कली मेटल नहीं है, वह जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को पैदा नहीं करती है। ठीक है, बाकी सोडियम और पोटाशियम, इनसे का आप एक अच्छा क्वेश्चन याद रखना कि आपका जो सोडियम और पोटाशियम है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगर आप इसको खुला ऐसे ही छोड़ देते हो तो ये क्या करती है, आग पकड़ लेती है, ना ही ये जल के साथ रिएक्ट करती। तो याद रखना जो सोडियम और पोटाशियम है वह क्या, उनको जो होता है केरोसिन ऑयल में डिप करके जो है रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है। तो याद रखना जब हृदय में रक्त की प्रॉपर आपूर्ति, या जब हृदय में जो ब्लड है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता, लिख लेंगे इसको, हृदय में जो रक्त है उसकी आपूर्ति में जब कमी हो जाती है ना, तब क्या होता है, किसी भी पर्सन को दिल का दौरा पड़ जाता है। हृदय में जब भी क्या होती है, रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है। याद रखना जितने भी हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ हैं या हार्ट के बारे में आप पढ़ते हो वो किस में पढ़ते हो, ECG में जो होता है पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। तो जितनी भी आपकी हृदय संबंधी चीज़ें हैं वो हम ECG में करते हैं, और जितनी भी हमारी ब्रेन मतलब मस्तिष्क से संबंधित चीज़ें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, EEG में पढ़ते हैं, आपका इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। दोनों की फुल फॉर्म लिख लेना, इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम। ये मस्तिष्क के लिए और ये आपका हृदय के लिए। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग मतलब कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, जो हर एक को जो होता है ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो
यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन हो जाएगा? तो याद रखना ब्लड ग्रुप ओ जो है वो क्या है? सर्वदाता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर है। और यूनिवर्सल ब्लड रिसिप्टेंट कौन है? जो सबसे रिसीव कर सकता है, तो आपका आ जाता है ए बी। क्या आ जाता है? ए बी। बाकी मैंने जो है आपको आपका ब्लड चैप्टर के बारे में डिटेल में करा रखा है, वहाँ से भी जो है आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। ब्लड से एक और क्वेश्चन याद रख लेना कि जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। कितनी होती है? 7.4 होती है, ठीक है ना। और एक जो टीयर्स होते हैं, आंसू जो होते हैं, उनकी भी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। अच्छा, आंसू से क्वेश्चन याद आते हैं कि आंसू आने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो याद रखना कौन सी हो जाएगी आपकी? लैक्रिमल ग्लैंड, मतलब कि लैक्रिमल ग्रंथि आपकी आंसू आने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है, ठीक है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये भी याद रखना आपका हेमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम मंडल कौन सा है? तो याद रखना पृथ्वी के सबसे निकटतम मंडल कौन सा हो जाएगा आपका? शोभ मंडल, या फिर बोलें तो ट्रोपोस्फीयर। क्या हो जाएगा? शोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फीयर। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो ओजोन मंडल है, जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, वो आपका किस मंडल में या फिर जो है आपका किस स्फीयर में प्रेजेंट होती है, और ओजोन डे को जो है कब मनाया जाता है, ठीक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द